नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम आदि ने निवेशकों की खरीदारी पर लाभ का विस्तार करना जारी रखा है, जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सिग्नल्स और रॉक बॉटम प्राइसेस से प्रेरित थे। नए साल में जोखिम लेने को लेकर मार्केट बेहद तेजी से उत्साहित हो गई है, इस उम्मीद से कि इन्फ्लेशन धीमी हो जाएगी और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना बंद कर देगा। ये रिएक्शन बड़े अमाउंट में कैश के पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के इंतजार में रुकी हुई है और इन्वेस्टर्स की सौदेबाजी की प्रवृत्ति को बयां करती है। नेगेटिव रिपोर्ट्स की एक सीरीज के साथ भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने कुछ हद तक लचीलापन दिखाया है। ऐसे में बिटकॉइन $21,100 के निशान से ऊपर है, जबकि ईथर $1,600 के करीब पहुंच रहा है। ट्रेडिंग फर्म 8 के फाउंडर और सीईओ माइकल वैन डी पॉपी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर की ताकत में बदलाव के कारण बिटकॉइन असल में कंसोलिडेट हो सकता है। वहीं क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 1.28% की बढ़त के साथ $993.17 बिलियन पर है। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 18.34% बढ़कर $54.14 बिलियन हो गई है, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस 8.24% था। इस बीच स्टेबल कॉइन पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 89.6% है, जो बढ़कर $48.51 बिलियन हो गया है। एक नए कैस्पर लैब सर्वे के अनुसार एजुकेशन गैप के बावजूद यूके, यूएस और चाइना में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले एंटरप्राइज 2023 में बढ़ने की उम्मीद है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर 2022 में अशांत था, लेकिन इसने यूजर्स और एंटरप्राइज को इस पर ध्यान देने से नहीं रोका। कैस्पर लैब्स और ज़ोगबाई एनालिटिक्स द्वारा किए गए नए सर्वे के अनुसार ब्लॉकचेन अपनाने के प्रति एंटरप्राइज सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। सर्वे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के 603 बिजनेस डिसीजन मेकर्स के साथ आयोजित किया गया था। लगभग 90% बिजनेस ने अगले 12 महीनों के भीतर ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करने की 87% योजना के साथ कुछ क्षमता में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सूचना दी है। ये चीन में विशेष रूप से सच है, जहां आधे से अधिक रिस्पोंडेंट 2023 तक ब्लॉकचेन में निवेश करने का इरादा रखते हैं। बाइनेंस एक लीडिंग ग्लोबल ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने एक नया और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म binance.bh लॉन्च किया है, जहां यूजर्स लोकल करेंसी में डायरेक्ट टॉपअप्स और विड्रॉल्स सहित इसके रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रेंज तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। binance.bh के लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए बाइनेंस ने बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस में बाइनेंस के को-फाउंडर और सीईओ चैनपेंग जाओ और अन्य प्रोमिनेंट रीजनल और इंटरनेशनल फिगर्स और पर्सनालिटीज की मौजूदगी में लॉन्च इवेंट को होस्ट किया। बाइनेंस बहरीन को एक की बिजनेस हब के रूप में देखता है, जो पूरे हब में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा बाइनेंस का मजबूत कंप्लायंस और सिक्योरिटी कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ चैंपियन यूजर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटेग्रिटी के लिए रीजनल रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता ने कंपनी को मजबूत पैर जमाने और क्षेत्र की स्थिति में योगदान करने की अनुमति दी है। कंपनी के अनुसार जीसीसी और तेजी से उभरते वैश्विक क्रिप्टो एसेट हब के रूप में क्षेत्र की स्थिति में योगदान दे रहा है। वेनम फाउंडेशन और आइसबर्ग कैपिटल ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए वेब3 इकोसिस्टम के लिए एक नया फंड लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। वेनम वेंचर्स फंड ब्लॉकचेन पर डेवलप होने वाली कंपनियों को प्राथमिकता देगा। दोनों संगठनों द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग और अन्य पेमेंट सर्विसेज पर केंद्रित ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। $1 बिलियन का फंड प्री सीड और सीरीज ए स्टेज में कंपनियों के लिए ओपन होगा, जिसका लक्ष्य पुराने पैसे को नए पैसे से जोड़ना होगा। इस पर वेनम वेंचर्स ने पुष्टि की है कि फंडिंग के अलावा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को एडिशनल फंडिंग प्राप्त होगी। फंड की घोषणा के साथ नूमी मेटावर्स के लिए $20 मिलियन का फंडिंग राउंड भी था, जो दर्शाता है कि इंडस्ट्री के डिफिकल्ट ईयर के बावजूद वीवीएफ वर्चुअल वर्ल्ड्स की खोज में भी रुचि रखता है। बैंक ऑफ थाईलैंड ने पहली बार वर्चुअल बैंक्स को देश में संचालित करने की अनुमति देने की योजना का खुलासा किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि फाइनेंशियल फर्म्स 2025 तक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी। सेंट्रल बैंक द्वारा पब्लिश वर्चुअल बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि एप्लीकेशन 2023 में अवेलेबल होंगे, जिससे वर्चुअल बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स के रूप में कार्य कर सकेंगे। ये कदम बढ़ती कंपटीशन और थाईलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बैंक ऑफ थाईलैंड 2024 तक इंटरेस्टेड कंपनीज के लिए 3 अलग अलग लाइसेंस जारी करेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 10 पार्टीज अनुमति देने में रुचि रखते हैं। वर्चुअल बैंक्स के लिए रेगुलेशंस और सुपरविजन वही होंगे जो लाइसेंस फ्रेमवर्क के तहत ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक्स के लिए होते हैं। टोक्यो बेस्ड ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म मोनेक्स ग्रुप सेल के लिए रखी गई 4 FTX एसेट्स में से एक FTX जापान के लिए तैयार की गई थी। मोनेक्स के CEO ओकी मैत्सुमोटो ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे इंटरेस्टेड हैं और अगर लोकल मार्केट में कम कंपटीशन है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैत्सुमोटो ने ये भी कहा कि जापानीज क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि कंपनियां डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने या मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए नॉन फंजिबल टोकन्स का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी ले सकती हैं। CEO के मुताबिक जब समय आएगा तब मोनेक्स लोकल प्लेयर्स के लिए कुछ ऑप्शंस में से एक बनना चाहता है। FTX जापान उन 4 FTX एसेट में से एक है जिन्हें बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के तहत सेल के लिए मंजूरी दी गई है। सिर्फ मोनेक्स ही ऐसी कंपनी नहीं है जो FTX एसेट में इंटरेस्टेड है। 10 जनवरी को एक कोर्ट फाइलिंग ने पुष्टि की कि लगभग 117 एंटिटीज ने सेल के लिए बैटल एक्सचेंज का एसेट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। डेटा के मुताबिक 41 बायर्स FTX जापान के लिए सोच रहे हैं। बाइनेंस और हॉबी सिक्योरिटी टीम्स ने हार्मनी ब्रिज एक्सप्लॉइट के पीछे हैकर से 121 बिटकॉइन को फ्रीज और रिकवर करने के लिए कोलैबोरेट किया। बाइनेंस के CEO चैनबेंग जाओ ने एक ट्वीट में घोषणा की कि हैकर्स ने हॉबी एक्सचेंज के जरिए फंड्स को लॉन्डर करने का प्रयास किया। जब बाइनेंस को ये पता चला तो उन्होंने हॉबी से संपर्क किया और हैकर्स द्वारा डिपॉजिट किए गए डिजिटल एसेट को फ्रीज करने और रिकवर करने में उनकी सहायता की। जाओ के मुताबिक एक्सचेंजेस ने टोटल 121 BTC रिकवर किए जिसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन आंकी गई है। बाइनेंस और हॉबी द्वारा फंड्स की खोज और फ्रीज करने से पहले ऑन चेन क्रिप्टो डिटेक्टिव जैक XBT ने खुलासा किया कि एक्सप्लॉइट के पीछे हैकर्स वीकेंड में लगभग $64 मिलियन वर्थ के 41,000 ईथर मूव कर रहे थे। यूरोपोल और यूरोजस्ट लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन के लिए 2 यूरोपियन यूनियन एजेंसीज जून 2022 से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की जांच करने के लिए बुल्गारिया, सिप्रस, जर्मनी और सर्बिया के अधिकारियों के साथ शामिल हो गई हैं। जांच में एक क्रिमिनल नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जिसने मुख्य रूप से जर्मन इन्वेस्टर्स को $2.1 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। छोटे इन्वेस्टमेंट्स पर आकर्षक लाभ के साथ संभावित पीड़ितों को लुभाने वाले स्कैमर्स ने उन्हें ईस्टर्न यूरोप में 4 कॉल सेंटर में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लुभाया। यूरोपोल का मानना है कि रिपोर्ट ने न किए गए मामलों की संख्या का देखते हुए कुल नुकसान करोड़ों यूरोज में हो सकता है। जांच में 261 लोगों से पूछताछ की गई जिसमें बल्गेरिया में 2, सिप्रस में 2, जर्मनी में 3 और सर्बिया में 214। यूरोपियन यूनियन में 22 लोकेशन की तलाशी ली गई और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हार्डवेयर वॉलेट्स, कैश, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे। बग बाउंटी और सिक्योरिटी सर्विस प्लेटफॉर्म इम्यूनिफाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो इंडस्ट्री को 2022 में $3.9 बिलियन का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान के 95.6% हैक, फ्रॉड, स्कैम और बाकी 4.4% के लिए रग पुल जिम्मेदार है। जिन ब्लॉकचेन को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया वे थे BNB चेन और इथेरियम। ईरानियन सेंट्रल बैंक ने एक नई गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए रशियन गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया है। ईरान पर्शियन गल्फ रीजन के लिए एक टोकन बनाने के लिए रशिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है जिसके इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट मोड के रूप में किया जाएगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन के रशियन एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलेक्जेंडर ब्राज़निकोव के मुताबिक टोकन को एक गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन के रूप में जारी किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में स्टेबल कॉइन का एम US डॉलर, रशियन रबल और ईरानियन रियाल जैसी फियाट करेंसी को रिप्लेस करना है। प्रस्तावित क्रिप्टो करेंसी रशिया के अस्ट्राखन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट की जाएगी जिसने ईरानियन कार्गो शिपमेंट्स को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। नए उपायों से ईरान को ग्लोबल ट्रेड सैंक्शंस से बचने में मदद मिलेगी। सोल मेट्रोपॉलिटन सरकार ने आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी को अपना खुद का मेटावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एक आभासी दुनिया जहां यूजर्स गेम खेलने, चैट करने, ऑफिशियल फॉर्म्स फाइल करने, टैक्स असिस्टेंट प्राप्त करने और कई सिटी सर्विसेज प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मेटावर्स सोल प्रोजेक्ट जो पिछले साल कुछ हजारों यूजर्स के साथ बीटा में शुरू हुआ था, जो अब गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर के जरिए वाइडली अवेलेबल है। रोल आउट के पहले फेज के दौरान सोल के रेजिडेंट ऑफिशियल सिटी पेपरवर्क कार्रवाई तक पहुंच सकेंगे, शिकायत दर्ज कर सकेंगे और लोकल टैक्सेस के बारे में पर्सनलाइज्ड आंसर्स प्राप्त कर सकेंगे। यूजर्स सोल प्लाजा की वर्चुअल रेप्लिका में गेम भी खेल सकते हैं
और मेयर के ऑफिस का टूर भी कर सकते हैं। ग्योनबोक-गुन पैलेस, बक्शन हैनोक विलेज, डोंगडेमोन डिजाइन प्लाजा, सोल फॉरेस्ट पार्क, हैन रिवर और लॉटी टावर सोल में बनाए गए 10 पॉपुलर पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी।